नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्नेह बंधन, जिसे लिखा है डॉक्टर सरस्वती अय्यर जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम डॉक्टर सरस्वती अय्यर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्नेह बंधन। उस दिन मुंबई का तिलक सभागृह जगमगा रहा था। पूरे प्रांगण की साज सज्जा देखते ही बनती थी। दरअसल आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। सांस्कृतिक आ, कार्यक्रमों के अलावा आज यहाँ मुंबई की उन 25 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की थी। इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मुझे विशेष रूप से बुलाया गया, जो कि मेरे लिए भी गौरव की बात थी। मुंबई की एक प्रसिद्ध सिने तारिका, जो स्थापित राजनीतिज्ञ भी थी, कार्यक्रम की विशेष अतिथि थी। शाम को लगभग 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर मुख्य अतिथि के स्वागत सत्कार के बाद नारी शक्ति पर आधारित एक सुंदर नृत्य नाटिका का भव्य मंचन किया गया, जिस पर खूब तालियां बजी। इसके पश्चात गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं ने मंच पर अपनी अपनी प्रस्तुति दी। मैं स्टेज पर किनारे खड़ी मंच और माइक की व्यवस्था पर नजर रखे हुए थी कि अचानक मंच पर चढ़ते हुए मैंने एक शालीन और बेहद सुंदर सी महिला को देखा और मेरी नजर वहीं थम गई। एक बार ये मन को विश्वास नहीं हुआ। ये तो यकीनन मेरी प्यारी नीता भाभी हैं। भाभी ने भी शायद मुझे पहचान लिया था। उनके चेहरे पर एक पहचानी सी मुस्कान आई। मेरे नजदीक आकर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया। फिर वे माइक तक पहुंची और वीर सावरकर रचित लता मंगेशकर जी का गाया प्रसिद्ध गीत जयोस्तुते प्रस्तुत करके समा बांध दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं को मंच पर एक एक करके बुलाया गया। उन्हें शॉल उड़ाकर और श्रीफल देकर सम्मानित किया जा रहा था। सूची में सभी को पुकारते हुए मैंने डॉक्टर नीता कुलकर्णी का नाम भी पुकारा। जब उन्हें शॉल पहनाया गया तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। नीता भाभी ने स्टेज से उतरते हुए मुझे मुस्कुराते हुए देखा, थोड़ा रुककर अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और धीरे से बोली, मिलते हैं। यह कहकर वह चली गई। कार्यक्रम के बाद भी मुझे कहीं और जाने की जल्दी थी। बाद में मैंने उन्हें मैसेज किया और कहा कि मैं आपसे रविवार को मिलने आती हूँ। रात को घर आकर भी मैं नीता भाभी को भूल नहीं पाई। मैं जैसे पुरानी यादों में खो गई। मुझे आज भी याद है 14 फरवरी का वह दिन, जब बिल्डिंग में हमारे पड़ोस में रहने वाले अजय भाई साहब की शादी हुई थी। हम दोनों का परिवार पिछले 20 वर्षों से इस सोसाइटी में रहता है। हम सभी मिलकर एक परिवार की तरह ही रहते थे। अजय भाई की शादी से हम सभी बेहद खुश थे। नीता भाभी किसी सुंदर गुड़िया जैसी थी। उम्र में भी मुझसे 4-5 साल ही बड़ी होंगी। अजय भाई साहब मुंबई के नामी डॉक्टर थे। मेडिकल के नए नए रिसर्च पेपर पढ़ने और लिखने में उनकी बहुत रुचि थी। नीता भाभी भी विज्ञान की छात्रा थी, पर शादी होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। घर के कामों के बीच जब भी कभी समय मिलता, वे डॉक्टर साहब के पेपर्स वगैरह पढ़ती और समझने की कोशिश करती। पढ़ने के प्रति पत्नी की रुचि देखकर अजय भाई साहब ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शादी के थोड़े दिन बाद ही नीता भाभी ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और बेटे वंश के होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। 4 साल बाद नीता भाभी भी BAMS करके पति के साथ उनके क्लिनिक में बैठने लगी। धीरे धीरे दोनों ने बहुत तरक्की की और चेंबूर की एक बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया। वे वहां शिफ्ट हो गए तो हमारा भी उनसे संपर्क कम होता गया। हम भी अब चेंबूर से डोंबिवली शिफ्ट हो चुके थे और इस तरह सभी अपने अपने जीवन और नौकरियों में व्यस्त हो गए। मेरी स्मृतियों में वह दिन भी कौंध गया, जिसे मैं भुला देना चाहती हूँ, जिसे अपनी यादों की किताब से मिटा देना चाहती हूँ। उस दिन हमारी पुरानी बिल्डिंग से अचानक किसी का फोन आया कि पनवेल के पास
कार दुर्घटना में अजय भाई साहब ने अपनी जान गंवा दी है। यह खबर सुनकर हम सभी सहम गए। हमारे पास कहने को मानो कुछ नहीं बचा था। शब्द मौन हो गए थे। पूरे मोहल्ले में अजय भाई अपने स्वभाव और मिलनसारिता के चलते जाने जाते थे और सबके प्यारे भी थे। गरीब मरीजों के तो वे मसीहा ही थे। जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज करते थे। आनन फानन हमारा पूरा परिवार और मोहल्ले के लोग चेंबूर स्थित उनके घर पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। उनके मरीज आसपास के झुग्गी झोपड़ी के लोगों से लेकर मुंबई के बड़े और नामी गिरामी राजनीतिज्ञ और डॉक्टर्स सभी इस एक्सीडेंट की खबर सुनकर वहां आए हुए थे। डॉक्टर अजय की माँ और बाबूजी को तो होश ही नहीं था। उधर नीता भाभी भी पत्थर जैसी हो गई थी। बस छोटा सा वंश था, भैया भाभी का बेटा, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हमें सामने देखकर वह हमें पहचान गया और हमसे लिपट गया। इस घटना के बाद हम कुलकर्णी परिवार से मिलने उनके घर एक दो बार और गए। नीता भाभी से भी मिले, उन्हें सांत्वना दी। बाद में मैं कुछ वर्ष मुंबई से बाहर रही। इस बीच हमें पता चला था कि कुलकर्णी जी और उनकी पत्नी भी बेटे को खोने के गम में बीमार रहने लगे और जल्दी ही दोनों की एक एक करके मृत्यु हो गई। नीता भाभी अब अजय भाई के क्लिनिक को चला रही हैं। अजय भाई के भाई बहनों की शादियां पहले ही हो चुकी थी। मुंबई शहर की आपाधापी में हम चाह कर भी फिर कभी उनसे मिलने नहीं जा सके। आज लगभग 30 साल बाद इस सभागृह में उन्हें देखकर गुजरा हुआ सारा जमाना जैसे मेरी आंखों के सामने आ गया था। अब मैं जल्द से जल्द भाभी से मिलना चाहती थी और इन 30 सालों में उनकी जिंदगी, उनकी उपलब्धि, उनके काम और उनके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। रविवार की सुबह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैं भाभी के घर चली गई। घर क्या था, बेहद शानदार आलीशान फ्लैट था। मैंने साथ लाया हुआ गुलदस्ता उनके हाथों में दे दिया। थैंक यू रंजू, वेलकम, आओ, कहते हुए भाभी मुझे अंदर लेकर गई। बहुत से प्रश्न थे मेरे मन में, बहुत कुछ था जो मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर एक झिझक सी थी। कई सालों बाद जो उनसे मिल रही थी, भाभी ने शायद मेरे मनोभावों को ताड़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ, मैं सबसे तुम्हें मिलाती हूँ। ये हैं डॉक्टर अजय के मंझले भाई विजय और ये छोटे भाई सुजय और ये रही उनकी पत्नियां राखी और शीना। बहुत दिनों बाद सबको एक साथ देखकर मेरी तो खुशी का पारावार नहीं रहा। सबने प्रेम पूर्वक मेरे परिवार का हालचाल पूछा। इतने सालों की दूरियां कम हो गई थी। हम सबने मिलकर चाय पी और हल्का सा नाश्ता भी किया। फिर भाभी मुझे उनके कमरे में लेकर चली आई। अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बिना किसी पूर्व भूमिका के मैंने कहा, पिछले 25 सालों में आपका सफर कैसा रहा भाभी? आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची? मैं सब कुछ शुरू से जानना चाहती हूँ। तो सुनो ना, मैं तो तैयार हूँ सुनाने के लिए, कहकर भाभी ने अपनी कहानी शुरू की। डॉक्टर अजय के जाने के बाद मेरे परिवार ने बहुत कोशिश की कि मैं वंश को लेकर उनके पास चली जाऊं। मतलब कि मेरे पीहर वालों ने। वे लोग अपनी जगह सही भी थे। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 24 वर्ष की तो थी। उनको मेरे भविष्य की चिंता लगना स्वाभाविक था। सच कहूँ तो मैं भी माँ के पास ही जाकर रहना भी चाहती थी। पर यहाँ पर डॉक्टर साहब के 2 छोटे भाई थे, 3 छोटी बहनें थी। सब अभी पढ़ रहे थे। अम्मा और बाबूजी पूरी तरह से टूटे हुए थे। बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए और इस कारण उनकी मिल की नौकरी भी चली गई थी। क्लिनिक लगभग बंद पड़ा था। उस समय मेरा जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैंने अपने पिता को यह सारी बातें समझाई और साफ मना कर दिया कि मैं वहां जाकर नहीं रहना चाहती और अपने ससुराल में रहते हुए मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी और मैं करूंगी। हाँ, अगर कभी कोई समस्या होगी तो मैं उन्हें बता दूंगी या गांव आ जाऊंगी। मैंने क्लिनिक पर जाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं डॉक्टर साहब जैसी काबिल तो नहीं थी, पर मेरा आत्मविश्वास और सभी की मदद करने का जज्बा कायम था। हमारे पुराने मरीजों ने भी मुझ पर विश्वास कायम रखा और एक बार फिर हमारा क्लिनिक चल पड़ा।
इसके अलावा घर पर बेटे का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई, अम्मा बाबूजी, देवर ननदों का ख्याल रखना और क्लिनिक के बाद बेटे के साथ समय गुजारना। मेरी दिनचर्या यहीं तक सीमित होकर रह गई थी। सच कहूं तो अपने बारे में सोचने का भी समय नहीं था मेरे पास। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता ही गया। वो कभी रुकता है क्या? अम्मा बाबूजी युवा बेटे की मौत के बाद से सदमे में थे। वे बीमार रहने लगे और एक के बाद एक दोनों इस दुनिया से चले गए। विजय ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और मन लगाकर दोनों भाई उसमें काम भी करने लगे। ननदें अपने अपने घर की हो गई। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। हालांकि डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन अपने चाचा के साथ मिलकर उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। सभी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। बिजनेस चल पड़ा और खूब फला फूला। इसके बाद सुजय ने भी नवी मुंबई में एक छोटी फैक्ट्री डाली और कुछ लोगों को साथ में काम पर लिया। ईश्वर की कृपा से फैक्ट्री चल निकली। मुंबई के बाहर भी उनका काम बढ़ता गया। अब हम सभी एक सुविधाजनक जिंदगी जीने लगे। दोनों देवरों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मांगी तो मैंने खुशी से हामी भर दी। इन सभी ने मुझे माँ का स्थान और सम्मान दिया, लेकिन मैंने अपना काम छोड़ा नहीं। मैं पहले की ही तरह क्लिनिक जाती रही। कोविड के दौरान भी मैं लगातार काम कर रही थी। कई लोगों को नई जिंदगी मिली तो मुझे आत्मिक खुशी हुई कि मैंने डॉक्टर साहब के काम और नाम को आगे बढ़ाया है। आज यहाँ आ पहुंची हूँ। बेटे वंश की भी शादी हो गई है और वह दुबई में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार के बिजनेस को भी संभालता है। भाभी की कहानी सुनकर मैं कहीं खो सी गई थी। मन 30 साल पीछे चला गया था। फिर मैंने अटकते हुए पूछा, भाभी, एक बात पूछना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ। अरे नहीं रे, तू तो मेरी सहेली है, बिंदास कुछ भी पूछ ले। भाभी ने बम्बईया भाषा में मुस्कुराकर जवाब दिया। सच बताना भाभी, कभी दिल में ख्याल नहीं आया दूसरी शादी का? मेरी बात सुनकर नीता भाभी थोड़ी गंभीर हो गई। मुझे लगा मैंने उनकी किसी दुखती रग को छू लिया है। सोचकर मुझे दुख हुआ। शायद मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुरंत कहा, भाभी, कतई जरूरी नहीं है इसका जवाब देना। दरअसल ये तो मेरे भीतर की लेखिका है जो मुझे कुरेदती रहती है। उस लेखिका का यह सवाल था। कोई बात नहीं रंजना, भाभी बोली। पहले भी बहुत लोगों ने मुझसे यह सवाल किया है। आज तुमने भी पूछ लिया तो क्या गलत किया? तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मेरे माँ पापा ने मुझ पर घर चलने का बहुत तेरा दबाव डाला। उन्होंने मुझे दूसरी शादी के लिए भी बहुत समझाया। पर यहाँ अम्मा बाबूजी, मेरे देवर ननद, सब मेरी ओर जिस प्यार और उम्मीद से देख रहे थे, उन नजरों ने मुझे कहीं भीतर तक छू लिया था। घर के बड़े बेटे के साथ हुई इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अगर उसकी पत्नी भी परिवार को दुख में अकेले छोड़कर अपने सुख की कामना करती तो पूरा परिवार इसे कैसे सहन करता? खुद मेरी अंतरात्मा इसे कैसे स्वीकार कर पाती? घर की परिस्थितियां भी तब अलग थी। मेरे पति ही कमाने वाले थे, बाकी सब तो छोटे थे, पढ़ रहे थे। उनके कैरियर बनने में लंबा समय लग सकता था। अगर मैं अपने घर पीहर माँ पापा के पास चली जाती तो क्लिनिक भी तो बंद ही हो जाता और हमारा घर कैसे चलता? चल ही नहीं पाता। बस तभी मैंने खुद ही एक संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी और चाहे कितना भी दबाव पड़े, दोबारा शादी नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब की निशानी हमारा बेटा वंश तो मेरे पास था ही। पूरे कुलकर्णी परिवार की आंखों का तारा था वंश। अम्मा बाबूजी वंश में अपने बेटे को देखते थे। मैं शादी करके चली जाती तो क्या बच्चे के बिना मैं जी पाती? जिससे शादी करती, जरूरी तो नहीं कि वह मेरे बेटे को भी अपनाता। ये सोचकर भी मैं घबरा जाती थी। हालांकि बहुत से शादी के प्रस्ताव मेरे पास आए भी थे, मगर मेरा फैसला अडिग था। मैंने अपनी इच्छाओं को समेट लिया, परिस्थिति से समझौता किया, अपने भीतर अकेलापन भी झेला। लेकिन मेरे इस फैसले से आज मेरा बेटा वंश और पूरा परिवार खुशी से जी पा रहा है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। भाभी अपनी ही रौ में बोलती चली जा रही थी और मैं
मैं अपलक श्रद्धा और प्रेम से उन्हें देखे जा रही थी। कहीं सो तो नहीं गई? कहते हुए भाभी ने मेरे हाथ में गर्म चाय की प्याली पकड़ाई। अरे नहीं भाभी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ये तो बताइए, इतना सुंदर संगीत कहाँ से सीखा? उस दिन स्टेज पर तो छा गई थी आप। मैंने थोड़ा सा विषय बदलते हुए कहा। मेरी बात सुन, भाभी बोली। दरअसल कुछ सालों से मेरे घर वाले मुझसे कह रहे थे, बहुत काम कर लिया आपने, अब आराम करो। पर मैं कोविड के दौर में अपने मरीजों की मदद करना चाहती थी। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे मैंने क्लिनिक जाना कम कर दिया। समय काटने के लिए मैंने अपने पुराने शौक संगीत को दोबारा सीखना शुरू किया। गाती तो मैं स्कूल के ज़माने से थी, पर अब उस शौक को जीवन के दूसरे पड़ाव में पूरा कर रही हूँ। अब मैं कई स्टेज प्रोग्राम भी देने लगी हूँ। वैसे उस दिन मैंने अच्छा गाया था क्या? लोगों को पसंद आया था? भाभी के चेहरे पर चमक सी आ गई थी ये पूछते हुए। बहुत पसंद आया भाभी। आप इतनी प्रतिभाशाली हो, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। मैंने ईमानदारी से उनकी प्रशंसा की। तो मिल गई आपको कहानी के लिए सामग्री या फिर और कुछ बाकी है? भाभी ने हंसते हुए पूछा। बस भाभी, बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी की नायिका तो हो ही, लेकिन आप नहीं जानती कि आप कितनी महिलाओं को प्रेरणा दे सकती हो। आप सदा हंसती गाती रहो, सबके जीवन में उजाला करते हुए अपनी जिंदगी को भी रोशन करती रहो। बोलते हुए मेरा स्वर भीग गया। अच्छा जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है हमारी रंजना। क्या अब मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा? थैंक यू, कहते हुए भाभी ने मुझे स्नेह से गले लगा लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी डॉक्टर सरस्वती जी अय्यर, इनकी लिखी हुई कहानी स्नेह बंधन। पुनः एक बार सरस्वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। शेयर और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।